सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं वात रोग के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। आखिर ये वात रोग होता कैसे है, किसे कहते हैं, इसका उपचार क्या है। कफ, पित्त, वायु, ये 3 प्रकार के दोष और इन 3 प्रकार के मल और इन 3 प्रकार की शक्तियाँ भी हैं, धातु भी है। तो अब जब इनका संतुलन होता है, अब इसमें आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व को इसलिए नहीं लिया गया कि पृथ्वी तत्व तो आधार ही है और आकाश तत्व जो है सर्वव्यापी है, इसलिए इन 2 तत्वों को छोड़ दिया गया। बाकी वात है, कफ है और पित्त है, इसलिए इन 3 दोषों को ही या इन 3 धातुओं को ही शामिल किया गया है। तो अब शरीर में वायु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसी की वजह से ही हमारे शरीर में शक्तियों का आदान प्रदान होता है, गति होती है। और वात से ही जो है हम लोग की जो क्रियाएं हैं, जैसे कि खाना खाना, खाना निगलना, भोजन का पचना, भोजन को ढकेलना, तो इन सभी में वात की ज़रूरत पड़ती है। चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे खून का संचार हो, चाहे हमारे हाथ पैर की गतिविधि हो, चाहे हमारे विचारों की उत्पत्ति हो, या हम कुछ बोल रहे हों या देख रहे हों, या हमारा दिल धड़क रहा है, इन सभी में वात की ज़रूरत होती है। तो ये सब आवश्यक कर्म जो हैं वात से होते हैं। लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है, उस समय फिर यह प्रकोपित होकर के रोग पैदा कर देता है। कब्ज हो जाएगा, अत्यधिक गैस का निर्माण होगा, नसों में गैस का प्रवाह हो जाएगा और उसके कारण नसें ऐंठ जाएगी। हाथ में कई तरह के रोग, जैसे आर्थराइटिस है, गॉट है, ये सब हो जाते हैं। या अपस्मार है, मिर्गी है, पक्षाघात हो जाता है, बवासीर है। उसी तरह से जो गर्भपात का हो जाना, वीर्य का नहीं निकलना, वीर्य का सूख जाना, नसों का सूख जाना, यौनांगों में पीड़ा, दर्द होना, शरीर में कहीं भी दर्द होना, रक्तचाप का बढ़ जाना, तो चाहे अर्धांगवात हो जाना, तो रक्तचाप बढ़ जाए घट जाए, सब वात के प्रकोप से ही होता है। गर्दन का टेढ़ा हो जाना, शरीर जो है टेढ़ा हो जाना, लंगड़ापन हो जाना, चाहे बाहों का अकड़ जाना, तो तमाम तरह के जो रोग हैं ये वात दोष के कारण होते हैं। और ये जो पंच महाभूत हैं, इनमें से इन वात को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हम लोग जन्मते ही उससे हैं, फिर हमारे प्राण भी निकलते हैं। 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः तो 10 प्रकार के भी हैं, परंतु उन 10 मुख्य प्रकार में से भी 5 जो हैं अति मुख्य हैं। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इसको आप जानते होंगे।
इसके अलावा नाग है, कुर्म है, कृंकल है, देवदत्त है, धनंजय है। ये 10 प्राण जो है मुख्य प्राण माने जाते हैं। और वैसे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं वे जिस जिस अंग में हैं उनके हिसाब से भी फिर उनका और सूक्ष्म विभाजन किया गया है। अगर हम देखें कि भाई ये प्राण जो है, वात जो है, ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो अब नीचे का जो हिस्सा है वो अपान के लिए मान लिया गया है, यानी नाभि से बस्ती से भी थोड़ा और नीचे जो है वह, इसमें मल द्वार है, मूत्र द्वार है, ये सब जो है इसका नियंत्रण होता है अपान से। और भोजन का धकेलना जैसे मैंने बताया था, तो वे सब भी नियंत्रित होते हैं वायु से ही। अब यहाँ कंठ वगैरह के प्रदेश में जो है उदान वायु का संचार होता है, हृदय वगैरह में प्राण का संचार होता है, समान पूरे शरीर में फैला होता है जो प्रचार प्रसार करता है जब जो भी हमारे तत्व हैं, और खून वगैरह का प्रवाह करना, इन सब का संचार करना, सभी जगह भोजन पहुंचा देना, ये उसका काम होता है। मृत्यु के उपरांत जो है वह तो धनंजय रह जाता है। फिर उदान का ही काम है जब शरीर से प्राण का निकलना, तो वह उदान का कार्य होता है। तो ये सब जो कार्य विधियाँ हैं, अब हम लोग डकारते हैं चाहे छींकते हैं तो वो कृंकल कहा जाता है, डकारते हैं तो नाक कहा जाता है, कुर्म भी होता है। तो इस तरह से बहुत प्रकार के वायु हैं जिनका ये होता है। अब इनके दोष भी बताए दिया हूँ शरीर में कि इन किन अंगों से कैसे कैसे प्रभाव आते जाते रहते हैं। अब वात का प्रकोप कब कैसे होता है ये समझना चाहिए, यह जरूरी है जानना। वृद्धावस्था में वात का प्रकोप बढ़ जाता है। जवानी में तो पित्त का रहता है, बचपना में तो कफ का रहता है, वृद्धावस्था में बढ़ जाता है। तो वृद्ध लोगों को इसलिए वात संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब उसी तरह से अगर हम लोग सुबह दोपहर शाम इस तरह से करके अगर देखें तो जो बात है इसका प्रकोप जो है, भोजन हम लोग जब कर लेते हैं ना, इसके बाद जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो अगर उसका टाइमिंग देखा जाए तो अब 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का अगर समय देखा जाए रात्रि का, और 2 बजे से 6 बजे तक का देखा जाए तो सुबह का समय, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा वात को प्रकोपित करने का समय होता है। तो 2 से 6 के समय जो है ना, इसको बचा के रहना चाहिए हम लोग को। अब हम लोग जो है किस तरह का हम लोग भोजन करें कि हम लोग बच सकते हैं, इससे वह भी हम लोग को जान लेना चाहिए। और किस तरह के भोजन से यह बढ़ जाता है यह भी जान लेना चाहिए। तो इसको जान लेने के बाद फिर जो है हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम लोग अपना बचाव कर सकें। तो जो भोजन उसके वात का मतलब हो गया कि वो एक तो रूखा हो, जैसे हवा का क्या होता है, हवा में रूखापन होता है और वो बहुत लघु होता है, यानी बहुत सूक्ष्म होता है।
यानी प्रवेश उसका बहुत आसानी से हो जाएगा शरीर में संपर्क आने से, और उसमें गति होती है। तो अब गर्मियों में तो यह मान लीजिए गर्म हो जाएगा, इसलिए इसको जो है योग वाही के तहत भी रखा जाता है, यानी गर्मियों में गर्म हो जाना और ठंडा में ठंडा हो जाना, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म होता है कि वह उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके और उसका अपना प्रभाव दिखाता है, यानी तापमान को यह पकड़ लेता है। उसके कारण जो है इसका प्रभाव हम लोग को बहुत भीतर घुस जाता है, जो जल्दी दे देता है। अगर इसको हमको नष्ट करना है तो हमको ये जानना है कि ये किन किन चीज़ों के खाने, अगर हम लोग रस के हिसाब से बात करें तो अगर हम लोग मीठा खाते हैं या खट्टा खाते हैं या नमकीन खाते हैं, तो इनको खाने से क्या होगा कि वात नष्ट हो जाता है। यानी आपको वात संबंधित परेशानी है तो आप मीठी चीज़ खा सकते हैं, खट्टी चीज़ खा सकते हैं और नमकीन चीज़ खा सकते हैं। और ये बढ़ेगा किससे? जैसे कड़वा से बढ़ जाएगा, कसेला से बढ़ जाएगा, और जो तीखा होता है उससे बढ़ जाएगा। यानी जैसे मिर्च वगैरह है तो इनसे ये बढ़ जाता है। तो जो रोज़ बहुत मिर्च मसाला ये सब खाते हैं तो उसका ये बढ़ जाता है। हालांकि ये मीठा से घटता है, नमकीन से घटता है और खट्टे से भी घटता है, अम्ल से भी यह घटता है। तो खाते समय इन रस का आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका निदान मिल जाए। और बात जो है इसका जो बात का जो शमन किया जाता है, इसको दबाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका जो होता है, श्रेष्ठ जो द्रव्य है जो इसको दबा देता है, उसमें तेल को माना जाता है। कोई भी तेल हो, विशेषकर रेंड का तेल है, अरंड का तेल जिसको कहते हैं, कैस्टर ऑयल, तो यह है इसको बहुत अच्छा से दबाता है। नसों में जो वायु घुस गई है ना, उसको अरंड का तेल ही ख़त्म करता है। यानी 4-4 बूंद अगर आप सुबह और शाम को लें, ऊपर से ही ड्रॉप, या आप पानी में भी मिला के ले सकते हैं, लेकिन वो जैसे होम्योपैथ की दवा जीभ में डाली जाती है वैसे भी 4 ड्रॉप डाल देंगे तो नसों में जो हवा घुस गई इसके कारण जो है दर्द आपको रहता है वो निकाल देगा, और पेट भी साफ़ करेगा। तो उसमें 4 बूंद से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर पेट भी साफ़ कराना है तो 8-8 बूंद ले लें। हाँ, किसी में हल्का मामला है तो 4 बूंद भी सफिशिएंट होगा, और बच्चे हैं तो 2-2 बूंद। तो यह जो है अरंड का तेल बहुत ही लाभकारी है। आप उसी से मालिश भी कर सकते हैं जहाँ भी है, और उसमें मालिश करने के लिए आपको और उसमें कुछ द्रव्य मिलाना पड़ेगा, जैसे कि आपको जो है पीपल है, सौंठ है, काली मिर्च है, ये हो गए। और आपको और विस्तार से मैं बता दूंगा, जिसमें कि मंजिठ भी आएगा, पाठा है, और अरंड का जो मूल होता है उसको डाल सकते हैं उसमें, और हींग डाल सकते हैं, गुग्गल डाल सकते हैं। तो इन सबको आप डाल लेंगे तो चीता है, यानी जिसको चित्रक मूल भी कहते हैं, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो उससे जो है आप वो बना करके आप उसको प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। वैसे इसको अब इसका शमन करने के लिए तो पहला जो प्राथमिक चिकित्सा में से इसे आता है कि आप क्या करेंगे कि मालिश कराना, उपटन कराना, उल्टी करना, तो उससे ये हो जाता है। और कहीं जो है ऐसे सामान्य रूप से रगड़ना, मर्दन करना जिसको कहते हैं, उससे भी यह फायदा देता है। कहीं पर जहाँ दर्द है वहाँ पट्टी उट्टी बांध देना, गर्म पट्टी बांध देते हैं तो उससे भी बहुत ही लाभ होगा।
नारायण तेल भी बाज़ार में मिलता है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। वो गूगल आदि बटी मिलता है बाज़ार में, तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। उससे जो है बात रोग दूर होगा। भुना हुआ जीरा का प्रयोग करें, और हीरा हींग जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो वह जो है उन सब की मात्रा जैसे मैंने बताया था आपको तेल को शोधने के लिए, तो उसमें उसको बराबर बराबर मात्रा में भी ले लेंगे ना, तो अच्छा होगा। और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना या ठंडा गर्म में ज़्यादा शिफ्ट करना एकाएक, उससे भी बात रोग की संभावना बढ़ जाती है। और जो बादी चीज़ें हैं जिसमें बात रोग बढ़ता है, जैसे मछली, अंडा, और बहुत ज़्यादा दालों को खाना, बिना छौंके हुए दालों खाना, दूध का लेना, तो ये जो है बात रोग को बढ़ा देता है, तो इसका ध्यान रखें। वालनट अगर खाएं, अखरोट, तो वो अच्छा होता है और वो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। वैसे वात का सबसे ज़्यादा प्रकोप तो हाथ है, पैर है, टांग, पैर, जाँघों में, घुटनों में होता है, तो उसके लिए आपको योग वगैरह भी करना चाहिए। यहाँ तो मैं अभी योग नहीं बता पाऊँगा, मेरे पास वीडियो बने हुए हैं अलग अलग रोगों के, तो उसमें आप जा कर के देख लें। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको मैं यह बताऊँगा कि कुछ मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि पद्मासन हो गया, अजासन हो गया, और पिंड मर्दनासन है, हलासन है, वज्रासन है, कपियासन है, पवन मुक्तासन है, और पद्म मकर आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है। सलभासन है, नाभि आसन है, नाभि हस्त सलभासन है, चक्रासन है, धनुरासन है। ये बहुत ही अच्छे आसन हैं, इनको करने से आपको वात रोग को बहुत ही आराम मिलेगा, तो उनको करें आप और लाभ उठाएं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसका मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। हड्डियों में भी घुस जाते हैं बात, तो वो वहाँ काफ़ी दर्द होता है, तो उस केस में जो है जंप करना भी जो होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, तो वहाँ जंप भी अच्छा होता है, मालिश भी अच्छी होती है। तेल से मालिश करवाएं और कैल्शियम खाएं। तो क्यों कैल्शियम नहीं खाने से क्या छेद हो जाता है, छेद में मतलब हवा घुस जाती है, तो बहुत दर्द शुरू हो जाता है, और नसों में घुस जाती है हवा, तो वहाँ भी दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो है कैस्टर ऑयल जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आसन करें, और प्राणायाम भी जो है आप कीजिए, और विशेषकर जो है आदित्य प्राणायाम है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो बहुत लाभकारी है। मूलबंध है, और उड्डयन बंध है, नौली क्रिया है, इनको प्रयोग में लाएं, तो अच्छा इसमें फल देखने को मिलता है। खाने वाला सोडा जो है वह भी बहुत अच्छा लाभ करता है। आप 2-2 चुटकी अगर वयस्क है तो ले सकते हैं, बच्चे 1 चुटकी ले सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, वह भी काफ़ी लाभकारी है। तो उसको घोल करके आप लें, और नींबू के साथ ले लें, तो वह और फ़ायदा करेगा। तो इन प्राणायाम को और इसको आसन को जो बताया हूँ इतने संक्षेप में, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, कितना बताया जा सकता है। आप जितना ही अधिक आसन कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और दिन के समय जो लोग सोते हैं उनको थोड़ा सा वात की समस्या रहती है, तो जो ऐसा हल्की सी झपकी की बात नहीं है, लंबा सोने से तो होगा।
थोड़ा बहुत तो मैं भी सोता हूँ दिन में लेकिन थोड़े बहुत सोने से कोई बात नहीं। जो बहुत ज़्यादा देर तक सोते हैं तो उनको ये समस्या हो सकती है। या जो लोग नहा के आते हैं और जो है तुरंत ही जो है कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं बिना पोंछे हुए, देखो उनको भी बात की समस्या हो सकती है। गीले कपड़े पहन करके ज़्यादा समय तक रहने से बात की समस्या हो सकती है। या पानी में ज़्यादा देर तक रहने से भी बात की समस्या हो जाती है। जो खेतों में, जैसे विशेषकर धान के खेतों में जो धान उखाड़ने का काम करते हैं तो उनको ये बात की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लगातार एक ही तरह का परिश्रम करने से, अधिक परिश्रम करने से भी बात की समस्या हो जाती है। तो अत्यधिक परिश्रम से भी आपको बचना है। और जो परिश्रम नहीं करते हैं उनको भी बात की समस्या हो जाती है। तो यह ज़िंदगी एक संतुलन है, इस चीज़ को देख करके हम सबको चलना चाहिए। तो इसमें इतना ही।